गुड मॉर्निंग। क्लास 9th में आज आप लोग को ये जो था चैप्टर, अंतिम चैप्टर बचा हुआ था बायोलॉजी, उसी बायोलॉजी का अंतिम चैप्टर को हम लोग ठीक है आज ख़त्म करेंगे। इसका एक वीडियो आप लोग को हम बना करके रख दिए थे, ठीक है। खाद्य संसाधनों में सुधार, खाद्य संसाधनों में सुधार में हम लोग ये पूरा पढ़ लिए थे। जो खाद्य संसाधन क्या होता है, खाद्य संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उसका ठीक है प्रकार कौन कौन होते हैं, फसल के प्रकार वो पढ़ लिए थे। आज जो हम लोग को पढ़ना है फसल उत्पादन में सुधार। फसल उत्पादन में सुधार जो होता है, क्या क्या करके किसान लोग अपने फसल में सुधार करते हैं, आज उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। और यही आपका अंतिम चैप्टर है। इस चैप्टर के बाद आप लोग को बायोलॉजी क्लियर होता है। और संयोग देख लीजिए, जो कल आप लोग को प्रैक्टिस करने का दिन मिल जाएगा फ्राइडे को, और सैटरडे को यही बायोलॉजी चैप्टर का पूरे का ठीक है टेस्ट होगा। तो टेस्ट में हम पहले आप लोग को टेस्ट ले लेंगे। आप लोग को टेस्ट लेने के बाद हम PDF डालेंगे उस पर, ठीक है ना, ऐप पर। जो स्टूडेंट ऑनलाइन देंगे एग्ज़ाम अपना दे सकते हैं, लेकिन तत्कालीन आप लोग के लिए ऑफलाइन में क्लास में परसों टेस्ट है। टेस्ट की तैयारी ज़ोर शोर से सुंदर से ढंग से करके आएंगे। इस टेस्ट में 100 में 100 जिसको रहेगा उसको 1000 यानी 1000 रुपया का प्राइज रहेगा, चाहे जो रहेगा, ठीक है। ध्यान रहे 1000 रुपया का प्राइज रहेगा, लेकिन उसमें पूरा में पूरा मार्क्स आना चाहिए। क्योंकि मैथ में भी क्या होता है, जो कॉमा छूट जाता है, कुछ छूट जाता है तो हम हल्का मार्किंग काट दिए थे पिछले क्लास में, लेकिन इसमें तो नहीं ना है, केवल इसमें टिक लगाना है, टिक लगाना है। तो इसमें तो कहीं से गलती होने की कोई संभावना नहीं है। तो जब गलती होने की कोई संभावना नहीं है तो आप लोग कोशिश करेंगे जो पूरा से तैयारी करें। अभी आपके पास समय है, अभी आपके पास समय है। आज दिन थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे लगभग 48 घंटा का समय है। 48 घंटा तैयारी करेंगे तो हो जाएगा। देखिए कहता है फसल उत्पादन में सुधार। किसान अपने फसल पैदावार में सुधार करने के लिए क्या क्या करते हैं। कहता है किसानों के द्वारा की गई विभिन्न प्रकार की तकनीकी इस्तेमाल की जाती है जिसमें फसल के उत्पादन में वृद्धि होती है। वे निम्न है। पोषक प्रबंधन। पोषक प्रबंधन का मतलब समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये पोषक प्रबंधन के बारे में हम बतलाते हैं। जैसे आप मान लीजिए खेतों में बैगन का फसल लगाए हुए हैं, हम खेत में क्या लगाए हुए हैं, बैगन का फसल लगाए हुए हैं। तो अगर उसमें ठीक है पोषक तत्व नहीं डालेंगे, उसमें अगर उर्वरा शक्ति अगर नहीं होगी तो क्या बैगन का पैदावार अच्छा होगा क्या। तो उसके लिए हम उसमें क्या करते हैं, जो पोषक तत्व डालते हैं। पोषक तत्व में जैविक खाद, रासायनिक खाद, पीड़कनाशी, कीटनाशी इत्यादि का प्रयोग करते हैं। और प्रयोग करने के बाद उसके फसल पैदावार को हम लोग वृद्धि कराते हैं। दूसरा कहता है सिंचाई। फसल पौधे में 100 समय सिंचाई की आवश्यकता होती है। कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं, फसल ऐसे होते हैं जिसमें पत्ता की भी धुलाई होनी चाहिए। जैसे अभी आप लोग देखे होंगे गोभी का फसल चल रहा है, ज़ोर शोर से लोग गोभी का फसल लगा रहे हैं। तो आज अगर लगा दिए खेत में तो 2 दिन बाद या 1 दिन बाद से उसका पत्ता का धुलाई चालू कर देते हैं। जो पत्ता की धुलाई करेंगे तो उसका वृद्धि थोड़ा ज़्यादा करेगा। इसके अलावा खेतों में भी सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर बारिश नहीं होती है, हम लोगों के यहाँ वैसे जो भी कृषि होती है, खास करके उत्तर बिहार में, बिहार में भी मानसून पर आधारित कृषि होती है। लेकिन मानसून पर आधारित कृषि होने के बावजूद भी हमारे यहाँ समय समय पर बारिश नहीं होती है। तो समय समय पर बारिश नहीं होती है, तो उस बारिश के लिए क्या करते हैं लोग, सिंचाई का व्यवस्था करके अपना रखते हैं खेत में, ठीक है, और सिंचाई करते हैं। कहता है क्या फसल को उगाने की तकनीकी या फसल पैटर्न। फसल को उगाया कैसे जाए, फसल को खेत में लगाया कैसे जाए जो फसल पैदावार अच्छा हो। जैसे पहले हम लोगों के यहाँ क्या होती थी, कृषि जो होती थी, लोग समतल ज़मीन को बना देते थे क्यारी बाई क्यारी, और उसमें एक लाइनिंग काट करके उस पर बनाते थे और गोभी रोप देते थे। अब ये सिस्टम ख़त्म हो गया। अब भित्ता बना देते हैं लोग, ठीक है, जगह जगह भित्ता बनाते हैं और उस पर गोभी लगाते हैं। इससे क्या होता है, जो खेत में पानी नहीं लगता है, और पानी नहीं लगता है तो वो जो गोभी का पौधा लगा हुआ है वो जल्दी सूखता नहीं है, गलता नहीं है। तो देखिए एक नई तकनीकी हुआ। इसी प्रकार से आलू में भी, इसी प्रकार से भी गेहूं में भी, यानी अब सब फसल में लोग तकनीकी का प्रयोग करते हैं और तकनीकी का प्रयोग करके फसल पैदावार में वृद्धि करते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं। अब कहता है पोषक प्रबंधन। देखिए दूसरे जीवों की तरह पौधे को भी वृद्धि हेतु कुछ तत्व, पोषक पदार्थ की इन्हें भी पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोगों को पोषक तत्व के रूप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन ये की ज़रूरत होती है। अगर ये चीज़ हमें मिलता है किससे, संतुलित आहार से। जब हम लोग संतुलित आहार लेते हैं तो हमें
जितना पोषक तत्व है उसकी पूर्ति हो जाती है। उसी प्रकार से पेड़ पौधे को भी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, लेकिन यह है जो हम लोग परपोषी हैं और पेड़ पौधा क्या है, स्वपोषी है। तो इसको जो पोषक तत्व की प्राप्ति होती है तो वो है कार्बन, ऑक्सीजन, पानी में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा 13 अन्य पोषक तत्व, जिससे पौधे वृद्धि करते हैं। ठीक है, जहाँ से पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं वह है हवा, पानी और मिट्टी। इसके अलावा और कहीं से पता मतलब पेड़ पौधा को कुछ मिलता है क्या? नहीं। हवा से उसको क्या मिल जाता है? ऑक्सीजन लेता है पेड़ पौधा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। वायुमंडल से ही यानी हवा से ही उसको सूर्य का प्रकाश भी मिल जाता है, नहीं। उसके बाद पानी, ज़मीन के अंदर से पानी मिल जाता है, जब पानी अगर हम लोग देते हैं तब, नहीं तो बारिश का पानी हो जाता है। उसके बाद मिट्टी से उसके पोषक तत्व मिल जाते हैं। देखना कभी कभी इसमें से तो लगभग बहुत आदमी है जो खेती करता होगा, तो क्या करते हैं हम लोग, ज़मीन में जैसे कोई पौधा लगा देते हैं तो पौधा का इर्द गिर्द में अगल बगल में क्या करते हैं, पोषक तत्व को डालते हैं, खाद खल्ली देते हैं, दे करके एक दिन बीच या 2 दिन बीच करके उसमें पानी पटा देते हैं। पानी पटाते हैं कि इतनी तीव्र गति से पौधे की वृद्धि होती है, या पौधे में जो फल लगने वाले रहते हैं लगते हैं, जिसका कोई जोर नहीं होता है ऐसा। तो पौधे में जो पोषक तत्व की प्राप्ति होती है, पौधे में पोषक तत्व की प्राप्ति 3 जगह से होती है। कहाँ से? एक हवा से, हवा मतलब क्या, वायुमंडल से। उसके बाद सिंचाई से यानी पानी से, और तीसरा मिल जाता है आपको, ठीक है, मिट्टी से। पौधे को पोषक तत्व 3 जगह से प्राप्त होते हैं, जिसमें से 1 नंबर में है हवा, 2 नंबर में है पानी और 3 नंबर में है मिट्टी। ये 3 जगह से पोषक तत्व को प्राप्त करके पौधे, ठीक है, अपने आप में वृद्धि करते हैं और फसल पैदावार में, ठीक है, भी वृद्धि करते हैं। अब देखिए, कहता है बृहत पोषक। बृहत पोषक क्या होता है? तो नाइट्रोजन वायु व भूमि से प्राप्त होती है, जो कि अधिक मात्रा में पौधे को आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन पता होगा आप लोग को, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, और वही नाइट्रोजन को पेड़ पौधा, ठीक है, अवशोषित करते हैं। और पेड़ पौधा जो भी होता है यानी फसल पौधा, उसके जड़ में अक्सर पौधे के मतलब फसल के जड़ में एक राइजोबियम नामक जीवाणु होता है। क्या होता है? राइजोबियम नामक जीवाणु होता है, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, और सबसे ज़्यादा पौधे को यही नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये आप उसको मिल जाता है। कहता है अन्य है फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और जब तुम लोग कभी अपने पापा से बात करके देखना, अगर पापा किसान होंगे तो देखना फॉस्फेट, फास्फोरस लिखा हुआ है, फॉस्फेट, पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इसके अलावा और भी कई प्रकार के खाद वो खरीद करके लाते हैं, उसको मिक्स करते हैं, ठीक है, मिक्स करके फिर जा करके खेत में वो पटाते हैं, पटा करके जुताई करते हैं, जुताई करके उसमें फसल पैदावार लगाते हैं। अब फसल पैदावार लगाने से उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। कहता है सूक्ष्म पोषक, ये तो बृहत जो कि हम लोग बाहर से देते हैं, देखते हैं। सूक्ष्म पोषक लौह तत्व, मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज है। उसके बाद मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा जब बहुत कम रहती है तो उसको, ठीक है, आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए उसमें गोबर के अलावा किसी अन्य जगह से सड़ी हुई मिट्टी ला करके खेतों में हम लोग पटाते हैं, पटा करके, और ठीक है, खेतों की उर्वरा शक्ति को यानी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को यानी मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाते हैं। देखिए, इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, वो पढ़ना है खाद तथा उर्वरक। तो खाद तथा उर्वरक में भी आप लोग को पिछले क्लास में हम बतला दिए थे ऑफलाइन में, जो खाद क्या होता है और उर्वरक क्या होता है। उर्वरक जो होता है वह रासायनिक विधियों से तैयार किया जाता है, कल कारखानों में तैयार किया जाता है। और खाद जो होता है, खाद अपने घर में तैयार किया जाता है विशेष प्रकार से। वैसे तो खाद वैसे भी तैयार हो जाती है। वैसे कौन खाद तैयार होता है तो आप लोग देखे होंगे, क्या करते हैं हम लोग, गोबर को एक जगह पर जमा करते हैं, उसी गोबर पर अपने घर के अपशिष्ट पदार्थों को, सड़ी गली पदार्थों को भी जाकर के हम लोग जमा कर देते हैं। तो जमा करने से क्या होता है, वह धीरे धीरे सड़ता है, और सड़ करके जो खाद बनता है, मतलब जो पदार्थ बनता है, उसी को हम लोग खाद कहते हैं। यह खेतों के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। यह खेत के लिए उर्वरा शक्ति ज़्यादा प्रदान करती है, थोड़ा धीरे धीरे करती है लेकिन करती है। और यह आपको इफेक्ट नहीं डालता है। अगर खेत में जो अगर खाद डालते हैं, यानी घर वाला जो खाद डालते हैं, घर वाला खाद का मतलब कि वही गोबर वाला या सड़ी गली पदार्थों वाला जो खाद डालते हैं, वो खाद डाल करके अगर जो फसल पैदावार उपजाएंगे, वह आपको क्षति ज़्यादा नहीं पहुँचाएगा, ठीक है। लेकिन रासायनिक खाद का जो प्रयोग करते हैं, इससे खेत की तो उर्वरा शक्ति समाप्त होगी ही, और खेत की उर्वरा शक्ति समाप्त होने के साथ साथ आपको समझ गए ना, साइड इफेक्ट भी डालेगा शरीर पर। लेकिन
दोनों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए प्रयोग किया जाता है जो खाद जो होता है सो धीरे धीरे सुनवाई करता है खेत में, और ज़्यादा उपयोगी उतना नहीं होता है जितना कि उर्वरक होता है। ठीक है, इसलिए लोग ज़्यादातर खाद का प्रयोग नहीं करके और उर्वरक का प्रयोग करते हैं। देखिए, कहता है मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए रखने के लिए खाद तथा उर्वरक की आवश्यकता होती है। फलस्वरूप फसल की उपज में वृद्धि होती है। पहले देखिए, खाद ये एक कार्बनिक पदार्थ का अच्छा स्रोत है। यह थोड़ी मात्रा में मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। यह ज़्यादा नहीं, पहले ही आपको बताया, यह ज़्यादा मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, इसलिए लोग खाद का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन ठीक है, ये हमारे लिए उपयोगी होता है, इसलिए उपयोगी होता है। ठीक है, अब कहता है यह प्राणी के उत्सर्जित पदार्थ या अपशिष्ट से बनता है तथा पौधे के अपशिष्ट द्वारा अपघटन से तैयार किया जाता है। यह प्राणी के उत्सर्जित पदार्थ, प्राणी के उत्सर्जित पदार्थ का मतलब कि गाय का गोबर हुआ, मनुष्य का मल हुआ, ये सब चीज़ से जो बनाया जाता है उसको हम लोग खाद करते हैं। ठीक है, यह शरीर में काम करता है लेकिन धीरे धीरे काम करता है। खेत में काम करता है लेकिन धीरे धीरे काम करता है खेत में, समझ गए। और उर्वरक जो है यह तुरंत काम करता है। तो बताइए, जो तुरंत काम करता है उसका प्रयोग न लोग करेंगे। तो यही वजह है जो खाद का प्रयोग खेत में लोग ज़्यादातर नहीं करते हैं, लेकिन उर्वरक का प्रयोग ज़्यादातर करते हैं। अब कहता है क्या, खाद में देखिए, खाद के विभिन्न प्रकार, खाद तैयार कैसे कैसे होता है। तो एक दिया है कंपोस्ट खाद। पौधे और उनके अवशेष पदार्थों को कूड़े करकट, पशुओं के गोबर, मनुष्य के मल मूत्र आदि कार्बनिक पदार्थों को जीवाणु तथा कवकों की क्रिया के द्वारा खाद के रूप में बदलना कंपोजिंग यानी कंपोस्ट खाद कहलाता है। समझ गए क्या है। तो देखिए, आपको जो हम बतलाए थे केचुआ चाली नहीं बतलाए थे, उसको इसमें खरीद करके डाल दिया जाता है। इसके लिए एक टंकी बनाया जाता है। टंकी में क्या किया जाता है, पहले गोबर रख दिया जाता है, जैसे थम, केला का थम होता है ना, केला का थम वगैरह डाल दिया जाता है। केला का थम वगैरह डालने के बाद जैसे घर का कुछ गोभी का पत्ता और वगैरह हुआ अपशिष्ट पदार्थ, उसको डाल करके हल्का पानी छीट दिया जाता है। पानी छीट दिया गया और उसमें जाकर के केचुआ को रख दिया जाता है। जब केचुआ को रख दिया जाता है तो केचुआ क्या करता है, उसको ठीक है भोजन के रूप में ग्रहण करता है और मल के रूप में वो त्यागता है। तो जो मल के रूप में वो त्यागता है वही खाद बन जाता है। बात समझ गए। दूसरा है वर्मी कंपोस्ट खाद। कहता है जब कंपोस्ट को केचुए के उपयोग से तैयार करते हैं तो जिसे हम लोग वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। एक तीसरा है हरी खाद। फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे पटसन, मूंग अथवा गवार उगा देते हैं। ये जो होता है, आप लोग अगर गवार नहीं जानते होंगे तो ये जानिए धैंचा। धैंचा का तो नाम सुने हैं ना, धैंचा। इसको खेत में उगा देते हैं। उग गया, जब इतना बड़ा बड़ा पौधा अगर हो गया, उस पौधा को क्या करते हैं, रोटावेटर से चला करके जोत देते हैं। रोटावेटर चला दिए तो हरा पौधा था, पौधा सड़ गया अंदर में, सड़ करके वो जो खाद बनता है वह भी खेतों के लिए उर्वरा शक्ति प्रदान करता है। समझ गए। तो खाद कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के। एक हो गया कंपोस्ट खाद, एक हो गया वर्मी कंपोस्ट, एक तीसरा हो गया हरी खाद। कोई दिक्कत है यहाँ तक में। अब इससे आगे देखिए, ठीक है। अब उर्वरक के बारे में पढ़ना है। तो उर्वरक के बारे में पहले ही आपको बतला दिए थे। उर्वरक कारखानों में तैयार किए जाते हैं। ये रासायनिक पदार्थों के इस्तेमाल से बनाए जाते हैं। इसमें अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम पाए जाते हैं। समझ गए। ये खेतों के लिए उर्वरा शक्ति ज़्यादा प्रदान करते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा प्रदान करते हैं उतना ही ये खेतों को क्षति भी पहुंचाते हैं। ज़्यादा फसल पौधे में इसका प्रयोग करने से पहले तो फसल पौधे आपका जल जाएंगे। जैसे मान लीजिए, अगर जानकार हैं आप तो 3 किलो का कट्ठा यूरिया डालिएगा खेत में, लेकिन अगर 3 किलो कट्ठा के बदला में अगर 30 किलो कट्ठा डाल दीजिएगा तो एक भी फसल पौधा बचेगा, सब गल जाएगा। तो ये हुआ, ज़्यादा प्रयोग करने से बर्बाद हो जाता है। दूसरी बात, मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है, यानी मिट्टी आपका बंजर बन जाता है। ठीक है। तो मिट्टी को बंजर होने से बचाना चाहते हैं, फसल पैदावार को चाहते हैं जो थोड़ा कम हो लेकिन सदुपयोग हो उस फसल पौधा का, तो आप उर्वरक का प्रयोग नहीं करके खाद का प्रयोग कीजिए। लेकिन आजकल का पौधा भी ऐसा हो गया जो खाद से सुनता ही नहीं है, उसको भी चाहिए उर्वरक ही नहीं। अगर बताइए, अभी कुछ दिन में अब आलू की बुआई होगी। आलू की बुआई करने के लिए केवल खेत में जैविक खाद का प्रयोग करेंगे और ये रासायनिक खाद यानी उर्वरक का प्रयोग नहीं करेंगे तो फसल पैदावार अच्छा होगा ही नहीं। तो लोग करते हैं लेकिन वो साइड इफेक्ट पड़ता है। आज देखते होंगे अक्सर लोग गैस की बीमारी से परेशान हैं। इसका कारण क्या है? यही कारण है, उर्वरक। इतना ना डाल करके हम लोग फसल पैदावार उगाते हैं जो कि लगता तो है जो बेटर है, लेकिन हमारे लिए हानिकारक है, शरीर के लिए लॉस है। देखिए, आपके किताब में ठीक है एक अंतर भी दिया है।
और ये अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ये पूछेगा भी, ठीक है, अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछता है। अभी तो आप लोग को चालू कर दिया है के पाठक जी, जो मंथली टेस्ट होगा प्रत्येक महीना में 25 तारीख से 30 तारीख के बीच में आप लोग को टेस्ट लेना है। उसके बाद 30 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक रिजल्ट बना करके भेजना भी है बोर्ड को, तो होगा ही। लेकिन फाइनल एग्ज़ाम में जो हम लोग पहले से जानते आए हैं, फर्स्ट टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल और फाइनल, तीनों आप लोग देते आए हैं, तो तीनों में से अंतिम एग्ज़ाम में, अक्सर एग्ज़ाम में ये पूछता है। ये 9th में ही नहीं, 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 8 क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है। 8, 9th और 10th तीनों में पढ़ना है आप लोग को खाद और उर्वरक में अंतर। कहता है ये मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये प्राकृतिक पदार्थ के बने होते हैं, ये रासायनिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। खाद में कम मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, उर्वरक में अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। खाद सस्ती होती है तथा घर तथा खेत में बनाई जा सकती है। उर्वरक महंगे तथा फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। ऑटोमेटिक है, जो थोड़ा स्टैंडर्ड होगा तो महंगा होगा ही, ठीक है। उसके बाद कहता है खाद धीरे धीरे पौधे द्वारा अवशोषित की जाती है, ठीक है, क्योंकि ये पानी में अघुलनशील होते हैं, आसानी से फसल को उपलब्ध हो जाते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं। इसका आसानी से भंडारण तथा स्थानांतरण है। इसका भंडारण तथा स्थानांतरित विधि सरल नहीं किया जा सकता है। बताइए, इसको अगर हम चाहेंगे उर्वरक को लंबे समय तक घर में रखना तो रख सकते हैं? गलिए जाएगा नहीं। तो देखिएगा, जो आदमी तंबाकू का फसल लगाने वाले हैं, जो आदमी आलू का फसल लगाने वाले हैं, वो आदमी अभी खरीद रहे हैं, अभी, क्योंकि 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक रखेंगे घर में, उसके बाद पूरा ख़त्म हो जाएगा नहीं। लेकिन अगर वही चाहेंगे जब अगला साल फसल पैदावार में अगर हम वही इस बार वाला खाद डालेंगे तो तब तक वो गल जाएगा। घरों में रखते होंगे, कभी आप लोग देखे होंगे जो उसमें से गलने लगता है, पानी निकलने लगता है, या बहुत बड़ा बड़ा ढेला उसमें बन जाता है। देखिए, ढेला बन जाता है, यानी कहने का मतलब क्या, जब हम रासायनिक खाद को यानी उर्वरक को लंबे समय तक अपने घर में नहीं रख सकते हैं, ठीक है, और ये हमारे लिए लाभदायक है। लेकिन देखिए, इसमें गौर कीजिएगा, ये टॉपिक, ठीक है, ये टॉपिक, खाद धीरे धीरे पौधे अवशोषित करते हैं खाद को, जिस वजह से फसल पैदावार, ठीक है, थोड़ा कम होता है। तो इसी वजह से फसल पैदावार के लिए हम लोग को तो फसल पैदावार होना चाहिए, चाहे खेत में जो देना पड़े। अभी आप लोग एक, ठीक है, दूध निकालने वाला दवा देखे होंगे, ठीक है, वो दवा का प्रयोग लोग, ठीक है, खेत में करते हैं फसल पैदावार को वृद्धि करने के लिए, जबकि हम लोग जानते हैं जो उस, ठीक है, मेडिसिन का प्रयोग करने से लीवर कैंसर होता है, पेट में रोग उत्पन्न होता है। लेकिन लोग पैदावार के लिए देते हैं ना, सबसे ज़्यादा परवल में और इसमें कद्दू में प्रयोग करते हैं। हाँ, सुइया, उन्हें बतलाए थे, दूध बनाने वाला जो सुइया होता है उसका प्रयोग लोग करते हैं उसमें। बताइए, जबकि वो बंद हो गया है, बंद हो गया है चोरी से। कोई मेडिकल वाला आगे सामने में दुकान में काउंटर में सजा करके नहीं रखता है वो, लेकिन लोग प्रयोग करते हैं। उन्हें तो केवल क्या चाहिए, फसल पैदावार, चाहे उसका साइड इफेक्ट जो हो। गाय को आप लोग देखते होंगे, ठीक है, क्या से क्या खिला देते हैं दूध के लिए, दूध उनको चाहिए। अरे कभी सोचते हैं जो वह भी एक जीव है, जीव को जो ये डाल रहे हैं उससे उसका लिवर या उसका शरीर डैमेज हो जाएगा, आगे हमारे लिए ही लॉस है। लेकिन नहीं, आगे क्या होगा वो नहीं जानते हैं। अभी दूध चाहिए, अभी फसल पैदावार चाहिए, आगे जो हो, इसलिए लोग खाद का प्रयोग करते हैं। आप लोग को हम कहते हैं, जाइएगा घर पे, कभी अगर खाद का प्रयोग आपके पेरेंट्स लोग करते हैं तो उसमें हाथ दे करके देखिएगा, हल्का थोड़ा देर के बाद नोचने लगेगा हाथ इसमें से, ठीक है, ऊपर वाला चमड़ी उड़ने लगेगा। बताइए, जब उतना देर में अगर हमारे शरीर पर अगर इफेक्ट डाल सकता है तो क्या भोजन के रूप में अगर अंदर जाएगा शरीर में तो क्या शरीर में इफेक्ट नहीं डालेगा? ठीक है, तो आप लोग को याद रखने के लिए खाद और उर्वरक में अंतर एकदम आसानी से याद रखिएगा। यह खाद जो है सो कार्बनिक पदार्थों का बना होता है और उर्वरक जो है अकार्बनिक पदार्थों का बना होता है। ये प्रकृति पदार्थ से बनते हैं और ये जो बनते हैं ये रासायनिक पदार्थ से बनते हैं। खाद में कम खर्च लगता है और उर्वरक में ज़्यादा खर्चा लगता है। ठीक है, खाद में कम पोषक तत्व पाए जाते हैं और उर्वरक में ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। एक और 4 गो कम से कम। अगला, खाद धीरे धीरे पेड़ पौधा में, ठीक है, काम करता है और यह तुरंत काम करता है। 4 गो अंतर लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी ये याद हो जाएगा। आगे देखिए, अब है सिंचाई। ठीक है, खेतों में ससमय पानी को देना या पानी पटाना सिंचाई कहलाता है। ठीक है, ससमय का मतलब समझते हैं, जब खेतों में जरूरी हो पानी का तब पानी देना। ये नहीं जो बिना मतलब का अभी पानी का जरूरी नहीं है पानी पटा देते इसको सिंचाई कहेंगे, नहीं।
खेतों में जब पानी की आवश्यकता हो और उस समय अगर हम उसमें पानी पटाते हैं और सुव्यवस्थित ढंग से, अब मान लो जिसमें पानी हल्का पानी देना है और उसमें भी पूरा घुटना भर पानी लगा देंगे तो वो कम पानी कोई काम का हुआ नहीं हुआ। तो खेतों में यानी फसल पौधों में समय पानी देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। सिंचाई की कौन कौन सी विधि है? ये जो विधि है ये आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोग तो कुआं का पानी पिए ही नहीं होंगे। लगभग आप लोग के घर के अगल बगल में शायद अब कोनो कुआं बचा हुआ होगा, आप पिए होंगे, लेकिन लगभग बहुत कम आदमी पीते हैं अब। ठीक है, जहाँ मेरा घर था, घर के कॉर्नर पर ही एगो, मेरा दरवाजे पर ही एगो था कुआं, लेकिन अब कुआं के अंदर से निकल गया है बरगद का पेड़। हाँ, अंदर से हाँ बंद हो गया और लोग धीरे धीरे स्टैंडर्ड हो गए। पहले के ज़माने में लोग समझे पोखर का पानी पीते थे। जितना विद्यालय हुआ करता था, विद्यालय के इर्द गिर्द एगो कुआं हुआ करता था, लोग कुआं का पानी पीते थे तो लोग स्वस्थ थे। अब लोग फिल्टर का पानी पीते हैं फिर भी अस्वस्थ हैं। ठीक है, देखिए तो यह है कुआं। अब कुआं में भी जो पानी होता था तो दो तरह से यहाँ पर, एगो देखिए कुएं, खोदे हुए कुएं या खोदे कुएं, ये जो पहले से खोदा गया था कुआं या खेत में पानी पटाने के लिए ही खोदा गया, तो उससे पहले पानी पटाया जाता था। ठीक है, या नलकूप के द्वारा उसी में, ठीक है, पाइप गिरा दिया गया और पानी चला लिया गया। ठीक है, हमारे यहाँ जो कुआं था उस कुआं में भी एगो लोग समझ गए ना, दूगो बांस आगे पीछे गाड़ करके उसमें एक पाइप बांध करके अंदर से चापाकल से पानी निकालते थे। जो कौन बाल्टी से निकालेगा, खींचने में समय लगता है, तो चापाकल से पानी निकालते थे। ठीक है, ये भी हम देखे हुए हैं। और जब हम बहुत छोटा थे उस समय में देखे थे जो बैलगाड़ी से पानी निकाला जाता था। बैलगाड़ी से नहीं, बैल से समझे, ये चीज़ हम देखे हुए हैं। हमारे घर में वो बाबा थे, वो क्या किए हुए थे, उनके पास 2 बैल था, तो चमड़ा का बहुत बड़ा सा लेदर बनाए हुए थे, झोला टाइप का, उसी से आठाम करते ले जाते उधर बैल को, तब अंदर से पानी बाहर निकलता था। बताइए जो कैसे पड़ता होगा 2 कट्ठा 4 कट्ठा खेत। उसके बाद मेरे घर से एक पूरब साइड में मेरा ही एक खेत था 2 कट्ठा का, उसमें मेरे पिताजी को मैं अपने पिताजी को हम देखे जो पैर से कल चला रहे थे। हाथ से बोले जो हाथ में ठेला पड़ जाएगा, तो पैर से चला करके तब वो खेत को पटाई करते थे, सिंचाई करते थे। ये सब पहले होता था, अब नहीं। वो दोनों चीज़ देखे। उसके बाद है नहर से भी सिंचाई होती थी। अब नहर को भी हटाइए, इसको ऐसे करके समझिए। नहर के अलावा क्या किए लोग, जो पंप सेट का प्रयोग किए। ठीक है, अंदर में मतलब पाइप ज़मीन के अंदर में धंसा करके यानी लगा करके उससे लोग पंप सेट से पानी निकालते थे। तो पहले बड़ा बड़ा पंप सेट होता था, एक जगह लगा तो 8 दिन तक वहाँ पे लगा रहेगा, अगल बगल में जितना भी लोग हैं उससे पानी पटाएंगे। तब उसको भी टेक्नोलॉजी ने थोड़ा आसान किया, तब बनाया चाइनीज इंजन, जो आराम से साइकिल पर लाद करके ले जाइए, उधर से पटा करके शाम में खोल करके ले करके आ जाइए, ज़्यादा टेंशन नहीं। उसको भी अब आसान कर दिया, अब बना दिया मोटर। अब मोटर लगा दिया। ठीक है, पहले पाइप नहीं हुआ करता था बउआ, नाला बनता था। नाला, जहाँ पानी पटाना है वहाँ तक नाला ले जाओ। अब ये बातें हैं, अब तो पाइप है, पाइप एगो ले जाओ, एगो आराम से मोटर भी अब कहाँ घर बना देता है खेते में। जहाँ पर बोरिंग धंसा दिया वहीं पर एगो घर बना दिया, तनी उसी में मोटर रख दिया, उसी में पाइप रख दिया, ताला लगा दिया, बाहर से पानी पटाना है जाएगा, पाइप बिछाएगा, चालू करेगा। अभी अपने यहाँ नहीं रहता है उससे लाइट, लेकिन रहता है 23 घंटा 22 घंटा लाइन देता है किसान के लिए, जहाँ पर मुख्य रूप से लोग, ठीक है, मोटर पर ही डिपेंड है वहाँ पर। तो यह है सिंचाई की व्यवस्था। ठीक है, नहर है, इसमें पानी एक तथा अधिक जलाशयों अथवा नदियों से आता है। ठीक है, नदी उन्नयन प्रणाली, इस प्रणाली में पानी सीधे नदियों से ही पंप द्वारा इकट्ठा कर लिया जाता है। इस सिंचाई का उपयोग नदियों के पास वाली खेतों में लगभग किया जाता है। जमुआरी नदी देखे हो ना तुम लोग रे, जहाँ से प्रत्येक दिन आते हो, वहाँ पर देखता होगा जो लोग एक चाइनीज मशीन जमुआरी में लगा देते हैं और वहाँ से अगल बगल में जो भी खेत है उसमें पानी पटाते हैं। और जमुआरी नदी का पानी चूँकि सड़ा हुआ पानी है, और ये पानी अगर खेत में पटाते हैं तो खेत का फसल पैदावार भी बहुत अच्छा होता है। देखे हो ना। अब कहता है पानी का संरक्षण जरूरी है कि नहीं, फसल पैदावार को बढ़ाने के लिए या अपने जीविकोपार्जन के लिए, यानी आने वाला समय के लिए पानी का बचाव करना जरूरी है। कहता है वर्षा के पानी को सीधे किसी टैंक में सुरक्षित इकट्ठा कर लिया जाता है, बाद में इस्तेमाल के लिए ये मृदा अपरदन को भी दूर करता है। इसके लिए ये संभव है नहीं, लेकिन लोग छत पर करते थे, टंकी बना करके उसमें वर्षा का पानी को इकट्ठा करके रखते थे, और जहाँ पर जैसे बगीचा वगैरह हुआ, बागवानी कृषि जिसको हम लोग कहते थे, उसमें हल्का हल्का करके पानी पचाते थे, तो मतलब पानी पटाते थे।
इससे क्या होता था, जो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो तो बना ही रहता, प्लस इसके साथ साथ मिट्टी का जो कटाव हो जाता है वर्षा से, ये नहीं होता था। लेकिन ये उतना संभव नहीं है। वह प्रक्रिया जिसमें पृथ्वी पर गिरने वाले वर्षा जल को रोका जाता है और भूमि में रिसने के लिए तैयार किया जाता है, वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। पानी को रोक दिया गया धीरे धीरे करके, जैसे नदी वाला पानी है। नदी से भी अच्छा एग्जाम्पल इसके लिए तालाब। नदी और तालाब समझते हैं ना, नदी खुला हुआ रहता है और तालाब चारों तरफ से बंद रहता है। उसमें जो पानी गिरा, उसमें जो पानी आकर के रुक जाता है, उसका क्या होता है, धीरे धीरे रिसाव करके जमीन के अंदर जाता है। वह पानी एक जगह एकत्रित रहती है, संग्रह रहता है। कहता है अब क्या, मिश्रित कृषि, अंतरफसलीकरण, एक फसल चक्रण। मिश्रित कृषि क्या होता है, इसी के साथ आप लोग का ये चैप्टर क्लियर होता है, तो आप लोग समझ लीजिए यहीं पर मिश्रित कृषि क्या होता है। मिश्रित कृषि का मतलब होता है एक ही खेतों में, ठीक है, 2-3 फसल को एक साथ लगा देना मिश्रित कृषि कहलाता है। जैसे अगर हम लोग आलू का फसल लगाए हैं तो आलू के फसल में मूली लगा देते हैं, या आलू के फसल में, ठीक है, कुसुम साग जो होता है वो लगा देते हैं, या किनारे किनारे बक्को होता है वो डाल देते हैं, या तीसी डाल देते हैं, और बीच में मकई का फसल लगा देते हैं। तो ऐसे फसल को हम लोग मिश्रित फसल कहते हैं। जैसे मटर का पौधा है तो मटर पहले लगा दिए, उसी में मकई रोप दिए, नहीं तो वो जो मतलब एक ही खेत में 2 प्रकार का फसल लगाएगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित फसल। अब है अंतरफसलीकरण। अंतरफसलीकरण क्या होता है, इसमें भी फसल को, ठीक है, बदल बदल करके लगाया जाता है। और फसल चक्रण में भी अंतर फसल में एक फसल के बाद दूसरा फसल लगाया जाता है, और फसल चक्र में क्या किया जाता है, एक फसल को काट करके एक दूसरा दलहन फसल लगाया जाता है। समझ गए। दलहन फसल लगाने से खेतों में प्रोटीन की मात्रा और नाइट्रोजन की मात्रा बनी रहती है, जिससे फसल पैदावार अच्छा होता है। समझ गए। अब इसके बाद इसका भंडारण है। तो भंडारण क्या होता है सो समझ लीजिए। भंडारण पहले तो फसल सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, तो फसल सुरक्षा के लिए, अब थोड़ा शॉर्ट में चल के इसको क्लियर कर देते हैं। फसल सुरक्षा के लिए उसमें पीड़कनाशी का प्रयोग करते हैं या कीटनाशी का प्रयोग करते हैं। फसल सुरक्षा के लिए जब फसल पौधे में कीड़ा लग जाता है तो उसकी रक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीड़कनाशी या कीटनाशी का प्रयोग करते हैं, जिससे फसल पैदावार में कीड़ा नहीं लगे। और जब कीड़ा मकोड़ा नहीं लगेगा फसल पौधा में तो फसल पौधा का पैदावार क्या होगा, अच्छा होगा। और उसके बाद है जब फसल पैदावार अगर तैयार हो गया, फसल पैदावार तैयार हो गया तो क्या उसका भंडारण जरूरी है कि नहीं, तो भंडारण भी करते हैं। याद रखिएगा, भंडारण का 2% चूहा खा जाता है। हम लोग जो भंडारण करते हैं उस भंडारण का 2% चूहा खा जाता है। उससे भी बचाव के लिए हम लोग ऊपर से पाउडर मार देते हैं कि नहीं, या लाइटिंग का व्यवस्था कर देते हैं। अगर लाइट रहता है तो ज़्यादा चूहा परेशान नहीं करता है। ठीक है। अब इस तरह करके आप लोग का ये चैप्टर क्लियर होता है। ठीक है। अब इसी में पढ़ना है पशुपालन। तो पशुपालन के बारे में पिछले क्लास में ही आप लोग को हम बतला दिए थे ऑफलाइन में, तो पशुपालन के लिए रहने दीजिए। इसमें पशुपालन को आप लोग नहीं पढ़िए। ठीक है। पशुपालन ऑफलाइन क्लास हो गया था। अगर आप लोग को ऑनलाइन क्लास है तो इसका क्लास से बाहर करके हम आप लोग को अपलोड कर देंगे वीडियो। ठीक ना। तो तत्कालीन फसल पैदावार से रिलेटेड आप लोग का ये चैप्टर क्लियर होता है। और ये जो देख रहे हैं पशुपालन, तो ये हम आप लोग को पढ़ा ही दिए थे क्लास में। इस तरह बायोलॉजी का चैप्टर आप लोग को क्लियर हो जाता है। आज बायोलॉजी क्लियर हुआ है। आप लोग कल प्रैक्टिस कर लेंगे और परसों टेस्ट है, तो टेस्ट की तैयारी करके आएंगे। एक बार फिर से बतला दें आप लोग को, 100 में 100 होना चाहिए। परसों कोई चीज़ लेकर के नहीं आएंगे। आप लोग के हाथ में केवल एक पेन रहना चाहिए। बेटर रहेगा ब्लैक पेन रहेगा तो ठीक है, बस वही लेकर के आएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है। फिर मिलते हैं अगला दिन।